आपके लंग से ऑक्सीजन को लेकर इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने वाला रेड कलर का हीमोग्लोबिन और प्लांट को लाइफ देने वाला ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, इसके साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला सिस्प्लिटिन, ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन से लगाकर प्लास्टिक को मजबूत बनाने में, आपके कपड़ों को अलग अलग कलर देने में यूज़ होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक्स को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और ये क्यों बनते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाले टर्म्स जैसे सेंट्रल मेटल, जैसे लेगेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, काउंटर आयन को सरल भाषा में समझेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअल में है क्या, केमिस्ट्री के यदि किसी भी कंसेप्ट को आपको समझना है और उसके पीछे की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन को यदि आपको जानना है तो है क्या, एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। इस क्वांटम थ्योरी का एक स्टेटमेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आपको हर एक टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तभी आप हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो है क्या, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले मैं उस क्वांटम थ्योरी के उसी स्टेटमेंट को मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअल में क्वांटम थ्योरी करती क्या है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, जैसे एटम, जैसे मॉलिक्यूल। क्वांटम थ्योरी क्या करती है, ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यदि इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की आपको स्टेबिलिटी जानना है तो इस स्टेबिलिटी की जानकारी आपको मिलेगी क्वांटम थ्योरी से। यदि आपको इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी जानना है तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी क्वांटम थ्योरी से। यदि आपको इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन जानना है या फिर स्पीड जानना है तो ये सब जानकारी आपको क्वांटम थ्योरी से मिलेगी। सीधी सी भाषा में कहूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल के बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी क्वांटम थ्योरी से। अब क्वांटम थ्योरी का जो स्टेटमेंट आपको हमेशा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को समझने के लिए, उस पर मैं आता हूँ। एक्चुअली क्वांटम थ्योरी करती क्या है, क्वांटम थ्योरी कहती है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम थ्योरी कहती है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी इंक्रीज करना चाहते हैं। INC का मतलब इंक्रीज, और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ही थोड़ा ऐसे चाहते हैं, आप भी तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ क्वांटम थ्योरी ये भी बताती है कि यदि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है तो वो उस स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए क्वांटम थ्योरी कहती है कि यदि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वो आ जाता है, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी यदि उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उसको अपनी एनर्जी डिक्रीज करना पड़ेगा। डीसी का मतलब डिक्रीज। इसके साथ साथ क्वांटम थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऐसा क्या कर रहा है करे कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए। इसके लिए क्वांटम थ्योरी कहती है कि यदि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस अट्रैक्शन से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये अट्रैक्शन किस टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का। जैसे लेट सपोज किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है और किसी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन है उसकी वजह से भी एनर्जी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। या कभी कभी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन की वजह से भी अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी किसी भी टाइप का अट्रैक्शन हो। इसके साथ साथ क्वांटम थ्योरी ये भी कहती है यदि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है
तो क्वांटम थ्योरी कहती है किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन से पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी पार्टिकल उतनी ही लोअर एनर्जी में जाएगा, और लोअर एनर्जी में गया तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस पूरी की पूरी स्टोरी को यदि मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं आपसे यह कहूंगा कि हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमेशा अट्रैक्शन में जाना चाहता है, क्योंकि अट्रैक्शन से उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन फील करना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। और इस स्टेटमेंट को आपको हमेशा याद रखना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और ये स्टेटमेंट पूरी केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में यूज होगा। अब वापस अपने टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनको समझाने के लिए मैं आपसे कहूंगा, यदि मैं आपसे कहता हूं मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, तो आप बता सकते हैं NH3 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है, CO होता है, कोई भी आप मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसके साथ साथ PH3 एग्जाम्पल होता है, इसके साथ साथ बेंजीन भी मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं मुझे कुछ नेगेटिव आयंस के भी एग्जाम्पल बताइए, जो कि आपने 11th में पढ़े होंगे। आप कह सकते हैं क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं साइनाइड इसका एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं OH नेगेटिव इसका एग्जाम्पल है, O-2 इसका एग्जाम्पल है। अब चूंकि मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव आयन भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना है, तो इनको अपनी एनर्जी डिक्रीज करना पड़ेगा। और एनर्जी डिक्रीज करने के लिए इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन को किसी ना किसी टाइप के अट्रैक्शन में जाकर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये क्वांटम थ्योरी कहती है। अब ये मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते क्या है, ये मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव आयन मेटल एटम के पास जाते हैं और मेटल एटम के पास जाकर मेटल एटम से कुछ इस तरीके से चिपकते हैं ताकि मेटल एटम इन पर अट्रैक्शन लगाने लगे। मेटल ने इन पर अट्रैक्शन लगाया है तो अट्रैक्शन से इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये नेगेटिव आयन और ये मॉलिक्यूल मेटल एटम से चिपक कर खुशी खुशी के साथ वहां पर रहने लगेंगे। इसके साथ साथ देखा जाता है कि यहां पर ये मॉलिक्यूल और ये नेगेटिव आयन मेटल से जाकर कुछ इस तरीके से चिपकते हैं कि पानी डालने पर भी यानी वाटर की हेल्प से भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। अब यहां पर मेटल और इन मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन का जो कॉम्बिनेशन बना है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि पानी से भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश आपको करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक मेटल है Pt+2 चार्जेस पर है। देखा जाता है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल आता है, आकर मेटल एटम से चिपक जाता है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन मेटल से आकर चिपकता है तो इस चिपकने को आप एक लाइन बनाकर दिखाते हैं मेटल और उसके बीच में। एक मॉलिक्यूल आता है और आकर इससे चिपक जाता है। हमने देखा इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेटल इस मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन लगाने लगे, इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल मेटल से चिपककर खुशी खुशी के साथ रहने लगा। एक दूसरा मॉलिक्यूल भी आता है, वो भी यहां पर चिपक जाता है। इसको भी आप ऐसे लाइन बनाकर दिखा सकते हैं। एक मान लीजिए एक क्लोराइड आयन आता है और वो भी आकर इस मेटल से चिपक जाता है, इसको आप लाइन बनाकर दिखा देते हैं। एक क्लोराइड आयन और आता है, वो भी आकर इस मेटल से आकर चिपक जाता है, और इनका चिपकना कुछ ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं यदि आप यहां पर वाटर को यूज करते हैं, वाटर इनके ऊपर आप डालते हैं। अब ये जो यहां पर मेटल और इन मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन का जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समटाइम वी कैन आल्सो से, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह पर मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वर्ड ही यूज
करूंगा। अब ध्यान रखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मॉलिक्यूल जिस मेटल से आकर चिपकते हैं, यानी ये जो यहां पर मेटल है, जिस मेटल से आकर मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन आकर चिपके हैं, इस मेटल को कहा जाता है सेंट्रल मेटल, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मेटल्स आपके सिलेबस में हैं जिससे आकर मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन चिपकने वाले हैं, जो आपको पढ़नी है, वो मेटल्स हैं आपके सिलेबस में ग्रुप नंबर 3 से लगाकर ग्रुप नंबर 12 तक की पीरियोडिक टेबल की। आपको पता है, यदि आपने 11th में पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जो मेटल होती हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक मेटल्स। और डी ब्लॉक मेटल्स को कभी कभी हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी आप कह सकते हैं। ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स आपके याद होनी चाहिए, पीरियड वाइज भी और ऐसे ग्रुप वाइज भी। यदि आप नहीं याद कर सकते हैं तो डोंट वरी, लेक्चर नंबर 3 में मैं इन सभी मेटल्स को बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूं जिसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको याद भी वहां पर कराने वाला हूं। तो अभी के लिए केवल आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखा जाता है जो भी मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन मेटल से जाकर चिपक जाता है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहां पर चिपका है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स चिपका है, जैसे ये नेगेटिव आयन चिपका है, जैसे ये नेगेटिव आयन चिपका है। देखा जाता है जैसे ही कोई मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन मेटल से जाकर चिपक जाता है तो मेटल उस पर अट्रैक्शन लगाती है, अट्रैक्शन से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका रिजल्ट ये आता है कि इस मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जब बिहेवियर इसका कंप्लीटली चेंज होता है तो अब इसको हम मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन नहीं कहते हैं, इसको अब हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम कहने लगते हैं लिगेंड्स। और इसको कैपिटल एल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में इन लिगेंड्स को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, और इन लिगेंड्स की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे सीधी सी भाषा में कहूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, ये टोटली डिपेंड करता है लिगेंड्स पर, यानी लिगेंड्स को आप कैसे समझे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा। ये आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी कहानी बदल देगा यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है, और आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक अलग ही लेवल पर होंगे। यदि मैं लिगेंड की डेफिनेशंस आपसे पूछूं तो वो क्या हो सकती है, यानी वो मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन जो मेटल से जाकर चिपकता है स्टेबिलिटी के लिए। लिख भी देता हूं, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन विच बाइंड विद मेटल फॉर स्टेबिलिटी। और रिमेंबर, इसके साथ साथ ध्यान रखिए, पानी डालने पर भी ये मेटल से हटने नहीं चाहिए, तो उसमें आप आगे भी ऐड कर सकते हैं, एंड विच डू नॉट सेपरेटेड बाय वाटर। अब यदि यहीं पर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए इस कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज कितना है। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओवरऑल चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स पर, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको लीजिए, और इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स आकर इसे चिपके हैं, यानी जो मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन आपके आके चिपके हैं, इन पर जो चार्ज है उसको लीजिए और इसका सम कर दीजिए। जो भी आएगा वो ही ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कहलाएगा। यानी ओवरऑल चार्ज करना है तो क्या करना है, सम करना है ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स। तो यदि यहां पर आपसे पूछता हूं ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, मेटल पर आप ध्यान से देखिए, मेटल पर +2 चार्ज है, इस मॉलिक्यूल पर 0 चार्ज है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तभी तो 0 चार्ज है इसमें, इस नेगेटिव आयन पर -1 है, -1 है, तो ओवरऑल चार्ज विल बी 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स पर जो ओवरऑल चार्ज होता है, उस ओवरऑल चार्ज को इस तरह का साइन बनाकर, राइट हैंड साइड में टॉप सुपरस्क्रिप्ट में इस तरह का साइन बनाकर उस चार्ज को यहां पर आप ऐसे करके मेंशन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी राइट करने के लिए आपको कहा जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको
राइट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका मेटल है, वहां पर सेंट्रल मेटल है, उसको आप राइट करिए। यहां पर सेंट्रल मेटल है Pt। इसके साथ साथ जो बाकी लेगेंट्स हैं, वन इज NH3 जो कि अमोनिया होता है, एंड अनोदर इज क्लोराइड जो कि Cl नेगेटिव है। अब इन बाकी लेगेंट्स को इनके नाम के बेसिस पे अल्फाबेटिकली राइट करना है। अमोनिया का A पहले आता है या फिर क्लोराइड का C पहले आता है, अमोनिया का A पहले आता है। तो यहां पर ये जो आपका अदर लिगेंड था, इसको आप राइट कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि इस लिगेंड में एक से ज्यादा एटम है। जब किसी लिगेंड में ऐसा होता है एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो उस लिगेंड को स्मॉल ब्रैकेट में आप क्लोज कीजिए और उस लिगेंड की संख्या को, नंबर को इस स्मॉल ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट में आप ऐसे राइट कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का लिगेंड वहां पर है, आयन मेटल से चिपका है, उसको राइट कीजिए, उसकी संख्या को यहां पर राइट कर दीजिएगा और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को इस तरह के एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद जो ओवरऑल चार्ज यहां पर है, उस ओवरऑल चार्ज को यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, यानी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिलेगा, वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। यानी एक यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट होगा, फिर मेटल लिखी रहेगी और उस मेटल से चिपकने वाले मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन लिखे रहेंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, लेगेंड्स कहते हैं। तो अभी तक हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ये समझ में आया, उसमें सेंट्रल मेटल समझ में आया और लिगेंड्स हमें समझ में आया। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि कहानी आपकी और भी अधिक क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास एक निकल मेटल है और इस निकल मेटल से स्टेबिलिटी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है और आकर इससे चिपक जाता है। जब कोई मॉलिक्यूल मेटल से आकर चिपकता है तो उसको हम एक लाइन बनाकर दिखाते हैं। हमने देखा एक मॉलिक्यूल और आया, वो भी आकर यहां पर चिपक गया। हमने देखा एक मॉलिक्यूल और आया, वो भी आकर यहां पर चिपक गया, और एक मॉलिक्यूल और आया, वो भी आकर यहां पर चिपक गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है मेटल एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि पानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दीजिए, या फिर कॉम्प्लेक्स आप यहां पर कह सकते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कौन है, तो आप कह सकते हैं निकल है। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर लिगेंड्स कौन है, तो आप कह सकते हैं CO लिगेंड यहां पर है हमारे पास। इसके साथ साथ यदि मैं आपसे ओवरऑल चार्ज जानना चाहता हूं, आपको पता है निकल मेटल पर यहां पर 0 चार्ज था, इस पर भी 0 चार्ज है, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0। निकिल पर चार्ज 0 था और CO पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो टोटल चार्ज यहां पर आएगा 0 0। यदि मैं यहां पर इसका फॉर्मूला आपसे पूछता हूं, तो वो तरीका हमारा वही है। सबसे पहले मेटल को हम लिखेंगे, उसके बाद जो लेगेंड्स हैं उनको राइट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर देंगे। जो ओवरऑल चार्ज है उसको यहाँ पर राइट कर देंगे। जनरली ओवरऑल चार्ज 0 है तो उसको राइट यहाँ पर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी मैंने कहा यदि दो चीज़ें आपस में चिपकी हुई हैं और वो पानी डालने पर भी अलग नहीं हो पा रही हैं, तो जब दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपस में आकर ऐसे चिपकते हैं कि पानी डालने पर भी अलग नहीं हो पाते हैं, तो ये कहा जाता है कि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और यदि वो पानी डालने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो ये कहा जाता है इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बीच में, या फिर आयनिक बॉन्ड है, ये जानने का सबसे सिंपल तरीका है, पानी को आप लीजिए और उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर निकिल और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड पानी डालने पर अलग नहीं हो पा रहे थे, तो जिस लाइन से आपने इनका चिपकना दिखा हुआ है, इसी लाइन को हम कह देते हैं दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब मैं यहां पर आपसे जानना चाहता हूं इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताइए। तो आप बता सकते हैं इनकी संख्या 4 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यदि आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसको कहा जाता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में C.NO से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिमेंबर, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं
किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनको कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं, तो ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 4। यहाँ पर जो मेटल्स आप स्टडी करने वाले हैं, आपको बताया था वो मेटल्स हैं डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल, यदि आप डी ब्लॉक मेटल की बात करें जो कि पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी अभी बताया था ग्रुप 3 से लगाकर ग्रुप 12 तक प्रेजेंट होती है, और इन डी ब्लॉक मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जानने की आप कोशिश करें तो देखा जाता है डी ब्लॉक मेटल, जिसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लगाकर 9 तक होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक मेटल यानी ग्रुप नंबर 2, 3 से लगाकर ग्रुप नंबर 12 तक की मेटल 2 से लगाकर 9 तक सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। यहां पर आप देखें, एक सिग्मा बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल चिपक रहा है, दूसरे सिग्मा बॉन्ड से दूसरा लिगेंड चिपक रहा है, तीसरे से तीसरा लिगेंड और चौथे से चौथा लिगेंड यहां पर चिपक रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांजिशन मेटल्स 2 मॉलिक्यूल से लगाकर 9 मॉलिक्यूल तक यानी 2 से लगाकर 9 लिगेंड तक अपनी सरफेस पर चिपका सकते हैं। लेकिन आपका एक सिलेबस है, यदि आपके सिलेबस पे कंसंट्रेट किया जाए तो देखा जाता है आपके सिलेबस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पढ़ना है वो 4 एंड 6 हैं। यानी आपको ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करने हैं जहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 होंगे। आपको पता है, मान लीजिए मेटल है, मेटल कैपिटल एल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेटल आपकी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, तो एक सिग्मा बॉन्ड से एक लिगेंड को जोड़ेगी, लिगेंड को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, तो 4 से कितने को? 4 लिगेंड को ये जोड़ेगी। यानी इस तरह के कॉम्प्लेक्स आप पढ़ने वाले हैं। यानी लेट सपोज वो 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा। यानी आपके पूरे सिलेबस में ऐसे कंपाउंड की स्टडी है जहां पर मेटल से 4 लिगेंड चिपके होंगे या फिर 6 लिगेंड चिपके होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो अभी तक हमें 5 चीजें समझ में आई है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल, लिगेंड एंड ओवरऑल चार्ज, और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे लास्ट में बचता है काउंटर आयन। अब काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयंस क्या होते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास एक मेटल है Fe+2 और इससे आकर साइनाइड नेगेटिव आयन आकर चिपक जाते हैं, और जिनको आप एक लाइन बनाकर इस तरीके से दिखा देते हैं। लेट सपोज 6 साइनाइड आयन यहां पर आकर आपके चिपकते हैं, तो ये जो बनता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको पता ही है। यदि मैं इस पर ओवरऑल चार्ज आपसे जानना चाह रहा हूं तो ये कितना होगा? आपको पता है Fe+2 चार्ज है, एक साइनाइड पे -1 है, दूसरे पे भी माइनस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो ओवरऑल चार्ज यहां पर बन जाएगा -1। इस ओवरऑल चार्ज को यहां पर इस तरह का साइन बनाकर यहां पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं, तो यानी ओवरऑल चार्ज -4 है। इसका फॉर्मूला यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? Fe है, मेटल को राइट कीजिए, उसके बाद लेगेंड्स को आप राइट कीजिए और उनकी संख्या को ऐसे मेंशन कर दीजिए, और ओवरऑल चार्ज को यहां पर आप ऐसे मेंशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप आधे काउंटर आयन पर, जिसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। एक्चुअली में कभी कभी देखा जाता है जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये है, उस पर कुछ ओवरऑल चार्ज होता है, यानी ओवरऑल चार्ज होता है, यानी कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिन पर ओवरऑल चार्ज होता है, जैसे यहां पर है। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स करते क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी जितना यहां पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कहा जाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, और यदि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है तो सिस्टम कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज आ जाता है तो वो हमेशा ट्राई करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, चार्ज को बराबर करने के लिए। इसके लिए वो करता क्या है? यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज के अपोजिट चार्ज वाले आयन को, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज वाले आयन कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन को अट्रैक्ट करता है। कितने को अट्रैक्ट करेगा? इतने को अट्रैक्ट करेगा ताकि इसका नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। अब यहां पर ये कितने को अट्रैक्ट करेगा, इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, ये नेगेटिव आयन है, किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को। तो जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है उसमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन को आप राइट कर लीजिए। इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। लेट सपोज ये ले लिया हमने, के पॉजिटिव हमने लिया,
और आप देखिए इस पॉजिटिव आयन पर नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 1 है, तो उस 1 को कह दीजिए इसकी वैलेंसी। दूसरे नेगेटिव आयन पर चार्ज देखिए कितना है, 4 है, उसको कह दीजिए नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसकी वैलेंसी। अब आपको करना क्या है, जब इन दोनों को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में इसकी जो वैलेंसी है उसको दूसरे आयन के सबस्क्रिप्ट में, यानी यहां पर इसकी जो वैलेंसी है इसको दूसरे आयन के सबस्क्रिप्ट में यहां पर आपको मेंशन कर देना है। तो जब मेंशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहां पर आ जाए K4 FeCN होल 6, और यहां पर 1 को मेंशन नहीं किया जाता है, 1 को मेंशन नहीं किया जाता है। अब यहां पर एक ऐसा आयन है जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, और इसका केवल काम यहां पर है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। इसी आयन को हम कहते हैं काउंटर आयन। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यदि कहीं पर मिलता है, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहां पर या यहां पर कुछ भी लिखा है तो वो होता है काउंटर आयन, और यहां पर उसका काम केवल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, यदि इस पूरे के पूरे कंपाउंड को आप पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो देखा जाता है जैसे इस पूरे के पूरे कंपाउंड को वाटर में आप डालते हैं, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ये था काउंटर आयन। तो देखा जाता है काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और आपको मैंने कहा था यदि दो माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज के बीच में ऐसा इंट्रैक्शन है, ऐसे वो चिपके हैं कि पानी डालने पर अलग अलग हो जाते हैं, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो सीधी सी भाषा में मैं कहूं, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ये पानी से टूटता नहीं है। यदि कोई इस तरह का इंट्रैक्शन जो पानी से नहीं टूटता उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से काउंटर आयन आपको समझ में आ गए होंगे। इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं, बस आपको ध्यान रखना चाहिए पानी में डालते ही काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन से अलग हो जाते हैं। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक मेटल है कोबाल्ट जिस पर +3 चार्ज है। हमने देखा अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस पर आकर चिपक जाता है, और चिपकने को लाइन बनाकर आप दिखाते हैं। एक दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा, और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहां पर आकर चिपक जाते हैं। ऐसे चिपकते हैं, पानी डालने पर भी अलग नहीं हो पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस पर ओवरऑल चार्ज की बात करें, यदि चार्ज की बात करें तो आपको पता है अमोनिया पर 0 चार्ज होता है, इस पर +3 है, तो ओवरऑल चार्ज यहां पर आ जाएगा +3। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताइएगा, फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा? तो आप राइट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला, कोबाल्ट NH3 कितने हैं, 6 हैं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। ओवरऑल चार्ज को यहां पर ऐसे आप मेंशन कर दीजिएगा। तो यहां पर भी इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश के दौरान ये जो यहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिस पर ओवरऑल चार्ज +3 है, ये अपने चार्ज के अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चार्ज के अपोजिट आयन कौन से हो सकते हैं, नेगेटिव आयन। किसी भी नेगेटिव आयन को ये अट्रैक्ट करेगा, बस चार्ज अपोजिट होना चाहिए। लेट सपोज ये Cl नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके उसको अपने से चिपका लेगा, और उसकी इतनी संख्या चिपकाएगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज और उसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब ये चिपकाने वाला खेल कैसे करना है, तो आपको ये पॉजिटिव आयन है और आने वाला जो आयन है वो है नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखिए, उसके बाद नेगेटिव आयन को लिख लीजिए। हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इस पर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसी को मैं इसकी वैलेंसी कह देता हूं, इस पर जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसी को इसकी वैलेंसी कह देता हूं। दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में और इसकी वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी, यानी कोबाल्ट NH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट और Cl3। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो ये लिखा है क्लोराइड आयन, यही आपका क्या है, काउंटर आयन है। जैसे मैंने आपको बताया था यदि इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में आप डालते हैं तो काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से NH3 होल 6 +3 अलग हो जाता है और काउंटर आयन
अलग हो जाता है। बैलेंस करना है तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर काउंटर आयन इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन। और वैसे भी आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बची है जिसको मैं लगे हाथ यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर ये है। यदि इन दोनों में मैं आपसे कहूँ लिगेंड्स मुझे आप बताइए, दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड, मेटल के अलावा जो पार्ट होता है वो लिगेंड होता है। यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक तो CO है एंड अनदर इज द PPS3, और यहाँ पर केवल एक ही लिगेंड है। हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, किसी को भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपने कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपने लिया और आपने देखा उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट लिगेंड है, जैसे यहां पर एक लिगेंड CO है और एक लिगेंड PS3 डिफरेंट है, तो उस केस में उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है होमो, ध्यान रखिएगा, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। CC का मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और यदि वहां पर उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड है, एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे यहां पर है एक ही टाइप के लिगेंड है, तो उसको कहा जाता है होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और फॉर्म में CC में उसको कह देता हूं। तो मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई हो। यदि कहीं पर एक ही जैसे लिगेंड है, सारे एक टाइप के लिगेंड है, तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप के हैं तो हाइड्रोलेप्टिक। तो दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहां पर ओवरऑल चार्ज 0 है और यहां पर भी ओवरऑल चार्ज 0 है, तो किसी भी काउंटर आयन की यहां पर जरूरत नहीं है। यदि काउंटर आयन होता तो उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते। रिमेंबर, काउंटर आयन का काम केवल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, पानी डालने पर वो अलग हो जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कितने काउंटर आयन वहाँ पर आपको राइट अप करने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है। आज मेरा लेक्चर यहीं पर ये खत्म होता है, जो कि पहला लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने सीखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है जिसकी वैल्यू 6 से 9 तक हो सकती है, लेकिन आपको 4 और 6 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर ही स्टडी करना है। इसके सबसे एंड में हमने देखा काउंटर आयन क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट द लिगेंड्स। यकीन मानिए ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेंथी होगा, लगभग 1 घंटे के आसपास का लेक्चर रहेगा, लेकिन यदि आप उस लेक्चर को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक एक्स्ट्रा ही लेवल पर चले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोई भी क्वेश्चन आए आपका मिस नहीं होगा, पूरा भारत उसको छोड़ देगा, लेकिन आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।